नमस्ते सभी सदस्यों को। स्वागत है आपका शाम 6 बजे के जेन वाइज के सेशन में। आज हम आए हैं मौसमी मैम की प्यारी प्यारी कहानियां सुनने शाम 6 बजे के सेशन में। मैं हूं तान्या, मैं हूं आपकी आज की शाम की होस्ट। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मौसमी मैम को। मौसमी मैम, आप प्लीज आइए और अपनी प्यारी प्यारी कहानियों से शुरुआत कीजिए आज की शाम का। नमस्कार, मैं मौसमी और आज शाम के इस स्टोरी टेलिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका मैं खुद बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ। आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तो मैं इमरजेंसी लाइट जलाकर बैठी हूँ। होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल परफेक्टली। Yes, ma'am, you're visible and audible perfectly, and you look very beautiful in this dim light also. थैंक यू। So can I start with this? Of course, ma'am, you have the floor to yourself. ठीक है, तो आज की जो पहली कहानी है आप सबके लिए ये प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। इस कहानी का शीर्षक है बंद मुट्ठी लाख की। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो एक समय एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वो राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन आएगा। अब इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने मंदिर की रंग रोगन और सजावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा आने वाले थे। जैसा अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं या कोई मंत्री आने वाला होता है तो हॉस्पिटल, स्कूल, एवरीथिंग सबको हम लोग अप टू डेट कर लेते हैं। उसी तरह से पुजारी जी ने भी अपने मंदिर को अप टू डेट करने के लिए, सुंदर से सजाने के लिए शुरुआत कर दी। तो इस खर्चे के लिए उन्होंने 6,000 का कर्ज लिया। अब नियत तिथि पर राजा मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप में रखे और अपने महल में प्रस्थान कर गए। अब 4 आना रख करके राजा जी चले गए हैं, सोचिए क्या हाल हुई है। तो पूजा की थाली में 4 आने देखकर पुजारी बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा था कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफी दक्षिणा मिलेगी, पर 4 आने। बहुत ही दुखी हुआ कि कर्ज कैसे चुका पाएगा, इसलिए उसने एक उपाय सोचा और गांव भर में ढिंडोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वो नीलाम कर रहा है। अब नीलामी पर उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे और मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाई नहीं। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु है, ये तो बहुत अमूल्य होगी, इसलिए बोली शुरू ही हुई 10,000 से। और 10,000 की वो जो बोली थी वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो 50,000 तक पहुंच गई और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने से इनकार कर दिया। अब ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वो मेरी वस्तु नीलाम ना करे और मैं तुम्हें 50,000 की बजाय 1.25 लाख रुपए देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1.25 लाख रुपए देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचा लिया। तब से ये कहावत मशहूर हो गई कि बंद मुट्ठी जो है वो 1.25 लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ये मुहावरा आज भी प्रचलन में है। हम सबने अक्सर सुना होगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये आया कहाँ से। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग सोने और चांदी की तरह अनाज भी संग्रह करते। और मृत्यु के बाद देह में, शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई भी अपने प्यारों को जलाता नहीं या दफन नहीं करता। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता है। तो कभी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती इंसान के पास। अगर ये सब गुण हमें ईश्वर ने न दिए होते तो जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? कोई मुश्किल तो है नहीं जीवन में, है ना? क्या बात है मौसमी मैम, बहुत ही प्यारी कहानी थी। और ये इस कहानी का सार मैंने भी पहली बार ही सुना है। मैंने कहावत काफी बार सुनी थी, पर सार पहली बार सुन रही हूँ। चलिए, तो मैं अपनी अगली कहानी की तरफ बढ़ूं, एक आपकी मिनट मैम, इजाजत? उसी का एक सवाल था। अनिल कुमार जी, आप कुछ पूछ रहे थे? आप यहाँ पर हैं? नहीं, वो लेफ्ट कर गए हैं। यस मैम, आप प्लीज आगे बढ़िए, अभी किसी का कोई अच्छा, सवाल मेरी है। दूसरी कहानी जो है
कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना जो प्रारब्ध में लिखे जा चुके होते हैं, तो उसको टाला नहीं जा सकता। बस इतना हम कर सकते हैं कि हमारे सदाचार से, हमारी पूजा से, हमारी प्रार्थना से, जहां पे हमें शायद गड्ढे में गिरना हो तो हमें सिर्फ ठोकर लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ जो लिखा हुआ है वो प्रारब्ध का पूरा होता ही है। तो अभिमन्यु जी के पुत्र थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय जो थे वो राजा बने। अब एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। वेदव्यास हम जानते हैं ये महाभारत के रचयिता हैं। तो बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से रोक नहीं पाए। और देखते देखते अपार धनजन की इतनी क्षति हुई। तो वेदव्यास जी क्या बोल रहे हैं सुनिए, कि हानि हो गई, यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। तो अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर वेदव्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा कि पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वो युद्ध को ही रोक देते। तो जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन को होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। अब वेदव्यास जी ने कहा कि यदि पुत्र तू यही चाहता है तो फिर सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में ले आएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुमको आज ही चेतावनी दे रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन तुम यज्ञ युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए वेदव्यास जी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद ना काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। तो वेदव्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और अभी आगे की और सुनो। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, और जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इस घटना चक्र को तुम रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। लेकिन देखिए, होनी जब होती है तो कैसे मतलब होकर ही रहती है। वो सोचते रहे, लेकिन घोड़ा अनियंत्रित हो गया और दक्षिण दिशा की ओर ही भाग लिया और समुद्र तट पर पहुंचा, जहां पर उसने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा और वो उस पर मोहित भी हुए। और जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर मैं महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उनके प्यार में पड़कर उन्होंने उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी करवाया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही बुलाए गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। अब रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उन्हें कोढ़ हो गया, कुष्ठ। अब जन्मेजय घबरा गए। तुरंत वेदव्यास जी के पास दौड़े दौड़े गए, पहुंचे और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूं। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा,
जिसे तू श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना। इससे तेरा जो कोढ़ है ना वो मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। जब तक जन्मेजय को वेदव्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। अब वेदव्यास जी ने कथा आरंभ की कि जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला था और वो हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को नहीं रोक पाए और बोल उठे, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं मानता। और वेदव्यास जी ने महाभारत का प्रसंग वहीं पर रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, और क्योंकि ये होनी थी, ये तो होना निश्चित ही था, इसलिए तुम्हारे मन में अविश्वास आया। और फिर वेदव्यास जी ने अपने मंत्र की शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, ये है मेरी बातों का प्रमाण। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में तो उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, वो मुक्त हो गया उस रोग से, परंतु एक बिंदु भर रह गया उसके शरीर में और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। हमें जो ये शरीर मिला है ना, ये बाद में मिला है, ये हमें अपने कर्मों के आधार पर मिला है और हमारा प्रारब्ध पहले ही रचा जा चुका है। तो कर्म हमारे साथ हमेशा होते हैं, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं होता। हम अपने कर्म से ना थोड़ा सा अपने पापों को घटा बढ़ा जरूर सकते हैं। तो गीता के 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठ, अब तू खड़ा हो जा और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब जो तेरे द्वारा तुझे लग रहा है मारे जाएंगे, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं और तू तो केवल निमित्त मात्र बना है। तो होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक काम ईश्वर नाम के जाप से होने के प्रभाव से उसको हम कम कर सकते हैं। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। आएंगे, हमारे पास आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन हम प्रभु का नाम लेकर उन सब से पार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमारे कर्म अच्छे हैं और हम और भी अच्छे कर्मों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी और इतनी अच्छी तो महाभारत की कहानी में काफी टाइम बाद सुन रही हूँ, क्योंकि महाभारत की कहानियां काफी ऐसी होती हैं कि इसमें थोड़ा सा सार होता है लेकिन ज्यादातर सीख होती है, और इसमें सीख और सार बहुत दोनों बहुत अच्छे थे। और इस कहानी को शुरू करते करते लाइट भी आ गई। हाँ जी, तो मैं पूछना चाहूंगी हमारे ऑडियंस में से आप लोगों को ये कहानियां कैसी लगती हैं, आप प्लीज जरूर बताएं, और आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है, हम उसी तरह की कहानियां आपको आगे से भी सुनाया करेंगे। हाँ जी, विजय कदम मैम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं, प्लीज बताइए। दोनों कहानियां अच्छा है और हर बार वो कहानियां अच्छी ही सुनाती है कि कौन सी भी सुनाओ बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी तो मैं रोई भी वो सुनते सुनते। ओह वाह, बहुत अच्छा लगता है हमें ये बात सुनकर। नहीं नहीं मैम, हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि कहानियों को तो भंडार है भारत वर्ष में, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक पसंद हो, चाहे वो महाभारत की हो, रामायण की हो, हिस्ट्री की हो, कल्चर की हो, अभी रिसेंट न्यूज की हो, कुछ भी हो, तो आप जरूर बताएं, लिखें, बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम उसी तरह की कहानियां लेकर आएंगे आपके लिए। वो जो भी सुनाती है मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी को पूछ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, परिमाला जी, आपने भी हैंड रेस किया है, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं मैम? परिमाला जी, आपका माइक म्यूट पर है, अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो माइक का ऑप्शन होता है रेड बटन के जस्ट साइड में, आप उसको टैप कीजिए, उस पर क्रॉस लगा होगा, वो अनम्यूट हो जाएगा। यस वो यस मैम, यस वो दिख गया बट वो थोड़ा स्क्रीन से बाहर चला गया। कोई
बात नहीं नहीं उन्होंने अच्छा तो सुनाया, लेकिन ये ना मतलब उपदेश की बात हो जाती है ना, तो ये तो सभी को नॉर्मल है। मैं कहती हूँ सबका दिमाग हल्का करने के लिए, थोड़े दुख कम करने के लिए थोड़े फनी ऐसे लेके आए ना, वो ज्यादा बेटर है। फनी ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, जब दुख आता है तो सभी पढ़ते हैं, गीता, उपदेश, रामायण, महाभारत सभी पढ़ते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए, तो भगवान को याद करते हैं सभी। तो थोड़ा फनी लेके आए ना, सबका टेंशन थोड़ा कम हो जाए, वो मैं कह रही हूँ। मेरा नजरिया। आपकी कौन सी सेशन है मौसमी मैम का? कितने सेशंस आप अटेंड कर चुके हैं? मतलब नहीं मैम, आपका नहीं मैम, आप हाँ जी परिवाना मैम, आप कितने सेशंस अटेंड कर चुके हैं मौसमी मैम के? मैं 2 किए हैं, 2, ये दूसरा है। 2 किए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मौसमी मैम मिक्स ऑफ स्टोरीज लेके आती है। हाँ, ये अच्छा तो है, फनी भी बेटर तो है। हाँ जी। आज के सेशन में थोड़ी सी धार्मिक है, तो आगे से हम और फनी ऐड करवा देंगे। मैम को तो हर तरह की कहानियां सुनाने की आदत है, क्योंकि वो ऑल इंडिया रेडियो में कहानी पढ़ चुकी है, वो काफी एक्सपीरियंस। ओके, नाइस मैम, थैंक यू। ओके, राजन चोपड़ा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये कहना चाह रहा था जी, बहुत अच्छी कहानियां सुना रहे हैं और आनंद आ रहा है। और इसके साथ थोड़ा सा ये सुझाव देना चाहूंगा कि साथ में अगर थोड़ी पंचतंत्र की कहानियां कोई या जैन कुआन ये भी ऐड कर दें तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा जी। सर बिल्कुल, हमने नोट कर लिया है। हम वैसी कहानियां आगे से ऐड करके लाएंगे, आपको अगले सेशन में से ये एडिशंस दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। हाँ जी, बिंदु सिंह नालंदा मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद मैम। मौसमी मैम की कहानी बहुत अच्छी थी। मैं आज पहली बार ही सुनी हूँ, मैं भी न्यू ज्वाइन की हूँ ये ग्रुप, लेकिन बहुत अच्छी थी मैम। और आपका साथ की आवाज ये सभी बहुत प्रभावित करती है। सिर्फ कहानी जरूरी नहीं है, अंदाज भी होना उसके साथ जरूरी है, तो आपका अंदाज भी बहुत प्यारा है। और कहानी सच बात कही मैम आपने। कहानियां बोलने का अंदाज अगर अच्छा हो तो हर कहानी अच्छी लगती है। कहानी बहुत अच्छी थी मैम, थैंक यू मैम। मौसमी मैम, आपको कैसा लग रहा है ये सब सुन के? आई एम श्योर आपको आदत है इतने सालों से, बट स्टिल मेरा तो नहीं, भी ये मतलब वो सब पहले की बातें थी। अब जब मतलब आफ्टर द ब्रेक मैं आ रही हूँ 2018 के बाद, मैंने आफ्टर ब्रेक मैंने जनवरी अभी ज्वाइन किया, तो वो सब जब मैं करती थी, आई वाज एक्टिव इन माय करियर, वो एक दौर था। लेकिन वो सब छूट जाने के बाद फिर से शुरुआत करने के बाद ये जो प्यार मिला, और सबसे ज्यादा मुझे जनवरी में वो मतलब दर्शना जी, सिया जी से शुरू हुआ मेरा सफर। सिया जी से मैं बात करती थी, फिर दर्शना जी, फिर वैशाली, फिर आप, फिर साहिल हैं, और वो हैं खुद नेहुल जी हैं। मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। इन सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, मैं अभी भी कुछ मतलब कर सकती हूँ। ये जो मुझ में एक कॉन्फिडेंस वापस आया ना, तो इसके लिए मुझे बहुत, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लगता है हमें आपकी ऐसी बात साथ जुड़ के बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आप प्लीज अब जुड़ी रहिए, आपकी वजह से और हमारी ऑडियंस जो जितने भी फीडबैक देती है, उन्हीं की वजह से जनवाइज आज इस मकाम पे है, और आगे हम चाहते हैं कि और 10 गुना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू सो मच मैम। आप प्लीज जुड़े रहिए, आप कुछ भी हो, आप कहीं मत जाइए। मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, कहीं मेरा परिवार जाने नहीं देंगे। हाँ, मेरा परिवार है। हाँ जी, और मैम बस 2 फीडबैक्स रहते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं मैम। ओके मैम, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैडम नमस्ते। हाँ जी मैडम नमस्ते। नमस्ते मौसमी मैडम को भी नमस्ते। मैडम बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हो आप। बहुत बहुत आभार कि आप लोग सुनते हो। नहीं, हाँ नहीं मैडम, आपका अंदाज भी बहुत अच्छा है कहानियां सुनाने का, जिससे ना प्रभावित हो जाते हैं लोग सुन के, बहुत अच्छा लगता है। और मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिख धर्म पे भी बहुत कहानियां हैं, वो भी थोड़ा लिया करें बीच में। जी जी, थोड़ा, क्योंकि वो भी अच्छी लगती हैं। बस ये तो महाभारत की, कृष्णा की, ये तो हम
आपसे सुनते ही रहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ऐड करें और दूसरे धर्मों की भी ऐड करें बीच में, जी अच्छी जी लगती हैं सारी, बिल्कुल। क्योंकि एक ही धर्म है हमारा, इंसानियत। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें हर एक का ध्यान रखना चाहिए, सबको अपनी अपनी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानियां सुन के, बहुत अच्छा लगता है। मैम थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, सुधा मेहतन मैम, सुधा मैम आप कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, मैम एक बार सिर्फ सुधा मैम अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट पे रहें प्लीज। जिस टाइम आप हमारे को देते हो, है ना, बहुत अच्छा बोलते हो। छोटी छोटी स्टोरियां हम जब अपने बच्चों को सुनाते हैं ना, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हो, उनको अच्छा लगता है सुनाना हमें और उनको सुनना। वो छोटी सी स्टोरी है, खत्म भी हो गई, उसमें से उसको कुछ मिला भी सीखने के लिए, अच्छी लगती हैं सभी धर्मों की। ठीक है, बहुत अच्छी होती हैं सारी, बहुत। आप बोलते बहुत प्यारा हो, आप इतना अच्छा टाइम देते हो हमें, इतना बिजी रखते हो हमें सारा दिन, कुछ ना कुछ छोटा 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 छोटा। वी लव यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। बहुत हाँ जी। खुशी हो रही है मुझे। आप लोग सब, ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड फॉरएवर। और आप लोग भी समय निकाल कर आते हैं, सुनते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सुधा मैम, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ जी, अंजलि मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज बताइए। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ, पहले तो नमस्कार आप सबको। और वही, अभी हम लोग भी बच्चे बन गए हैं कहानी सुनने के लिए। ऐसे लगता है कब कहानी का टाइम होगा। जब बचपन में सुना करते थे, अभी वापिस से हम लोग बच्चे बन गए हैं कहानी सुनने के लिए। यस मैम, मैम एक्चुअली हाँ, हमें भी ये चीज रियलाइज होती है कि एक लॉस्ट आर्ट है स्टोरी टेलिंग का, आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी कहानियां जो इतनी पीढ़ी से चली आ रही है, और हमारा कल्चर जो इतना रिच है, इसमें कमी नहीं है किसी चीज की, ना धर्मों से, ना लोगों से, ना सीखों से, ना कहानियों से। तो हम नहीं चाहते कि वो हमारी पीढ़ी के साथ खत्म हो जाए, हम चाहते हैं उसे आगे बढ़ाएं। तो वो अब चीज इन पर्सन नहीं हो रही है, हम डिजिटल, हर चीज डिजिटल लेके जा रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग को क्यों ना डिजिटल करें हम। तो हम नहीं, सोच रहे थे कि हर चीज कर रहे हैं। वही है कि बचपन में अपनी नानी दादी से सुनते थे कहानियां, अभी कोई सुनाने वाला नहीं। अभी ये मैम मिले हैं, तो अभी हम लोग बच्चे हैं, वो हमारी नानी दादी हो गई है ना। नहीं मैम, हम भी बच्चे हैं मैम। नहीं, हम बच्चे के जैसे सुनते हैं, ओबीडियंट बच्चे। बड़ा मजा आता है कहानी सुनने में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, तो थैंक यू। अब आगे के, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अंजलि मैम। हाँ जी, तो अब आगे के हम फीडबैक्स और सवाल हम कहानियों के बाद लेंगे। माशूम मैम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए एक और मजेदार कहानी सुनते हैं, कर्म और भाग्य। तो एक चाट वाला था, और जब भी चाट खाने जाओ तो ऐसा लगता था कि वो हमारा ही रास्ता देख रहा हो। हर विषय पर बात करने में उसे बड़ा मजा आता था। और ये जो चाट वाला, मैं तो ये कहानी बोल रही हूँ, लेकिन सच में मेरे मोहल्ले में यहाँ पे एक है, पापड़ी चाट बनाता है, और वो हर बात ना दोहे में लिरिकल बोलता है। वो माने उसकी आदत है, वो हर कविता के छंद की तरह ही बात करता है। तो इज वेरी इंटरेस्टिंग। कभी होगा तो मैं उसका रिकॉर्ड करके लाऊंगी, लेकिन वो बांग्ला में बोलता है। हिंदी में बोलता तो मैं आप लोगों के साथ बांट सकती थी। तो जो भी हो, ये जो चाट वाला जिसकी कहानी मैं आज बोल रही हूँ, वो हर विषय पर इस तरह बात करता था, उसको इतना मजा आता था कि मैंने कोई भी जाता था तो उसको ये फील होता था कि अरे ये तो बस मेरे ही लिए इंतजार कर रहा है, और उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। तो एक दिन अचानक कर्म और भाग्य के ऊपर बात शुरू हो गई। अब तकदीर और तदबीर की बात सुनकर मैंने सोचा कि चलो आज उसकी फिलॉसफी देख ही लेते हैं। तो मैंने एक सवाल उछाल दिया। मेरा सवाल था कि आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से, तकदीर से या तदबीर से? और उसके जवाब ने मेरे दिमाग के सारे जाले ही साफ कर दिए। देखिए, वो है तो चाट वाला, लेकिन उसकी बातों में सोचिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है। तो वो कहने लगा कि आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा, तो उसकी चाबियां ही इस सवाल का जवाब है। हर लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, एक आपके पास होती है और एक मैनेजर बाबू के पास होती है। आपके पास जो चाबी है वो है परिश्रम, यानी आपका कर्म, आप जो मेहनत करते हैं
और मैनेजर बाबू के पास जो चाबी है ना, वो है आपका भाग्य। जब तक दोनों नहीं लगता, ताला नहीं खुल सकता। तो आप कर्मयोगी पुरुष हैं और मैनेजर जी जो है वो है भगवान। तो आपको अपनी चाबी भी लगाते रहना चाहिए, यानी मेहनत करना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी चाबी लगा दे, और कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अपनी भाग्य वाली चाबी लेकर बैठे ही रहे और आप अपनी मेहनत वाली चाबी ही ना लगाएं। तो परिश्रम की जो चाबी है ना, वो लगाना बहुत जरूरी है। और ऐसा ना हो जाए कि भगवान चाबी लेकर बैठे रह जाएं और हम तो परिश्रम ही ना करें, हम अपनी चाबी लगाए ही ना, तो वो ताला तो खुलने से रह जाए। तो ताला जो होता है अच्छे समय का, हमारी खुशियों का, उसको खोलने के लिए हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है। और ईश्वर के पास तो हमारे भाग्य की चाबी है ही, तो वो लगा देंगे और फिर हम सफल हो जाएंगे जीवन में। यही है इस कहानी का सार। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन और बहुत प्रैक्टिकल इसमें दिया गया है। उदाहरण जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। सच में ऐसा ही होता है। हम बैंक के लॉकर में जाते हैं, हमारी अपनी चाबी होती है, ठीक है, लेकिन मैनेजर जी की चाबी नहीं लगती तो हम लॉकर खोल नहीं पाते। ठीक उसी तरह जीवन भी ऐसा ही है। और अगली कहानी जो है वो है, आज के संदर्भ में अक्सर हम लोग शादी ब्याह जो करते हैं तो उसमें परिवार को देखना भूल जाते हैं। ये एक हमारी विडंबना है। उसके ऊपर सामाजिक जो हमारा अभी चल रहा है, हमारी सोच, उसके ऊपर आधारित ये कहानी है। थोड़ा सा आप लोग अपना इसके बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस कहानी का शीर्षक है परिवार। तो एक गांव में दो बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। तो पहले जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि मेरी एक पोती है और वो शादी के लायक है, बीए किया है, नौकरी करती है, कद है 5 फुट 2 इंच, सुंदर है। अगर कोई लड़का हो ना आपकी नजर में तो जरा बताइएगा। तो दूसरा जो उनका माने उनके जो दूसरे वाले बुजुर्ग थे, तो वो बोलते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए। तो पहले वाले जो बुजुर्ग जिन्होंने पेशकश की है कि पोती के लिए रिश्ता चाहिए, बोलते हैं कुछ खास नहीं, बस देखिए कुछ खास नहीं, बस लड़का एमए एमटेक किया हो, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो और परिवार छोटा सा हो। घर ऐसा हो कि जिसमें बाग बगीचा हो, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, कोई लाख रुपए तक हो तो चल जाएगा। तो जो दूसरे बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं और कुछ और। तो पहला बोलता है हाँ, सबसे जरूरी बात वो अकेला हो ना तो बड़ा अच्छा। ये माँ बाप भाई बहन ये सब होते हैं ना तो क्या होता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दूसरे बुजुर्ग की ना आंखें भर आई। फिर वो आंसू पोंछते हुए बोले कि मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, नौकर चाकर भी है। तो ये वाले जो बुजुर्ग थे ना बहुत एक्साइटेड हो गए। अरे अरे, ये तो बिल्कुल सही है, तो ऐसा करो ना, करवाओ ना, रिश्ता पक्का करवाओ ना। तो दूसरे जो बुजुर्ग है वो बोलते हैं मगर उस लड़के की भी यही शर्त है कि लड़की के भी ना माँ बाप भाई बहन या कोई रिश्तेदार ना हो। कहते कहते उनका गला भर आया। फिर बोले कि अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले ना तो बात बन सकती है, आपकी पोती की शादी उससे हो जाएगी और वो बहुत सुखी रहेगी। अब तो ये जो पहले वाले जो बुजुर्ग थे बोलते क्या बकवास है, हमारा परिवार क्यों करे आत्महत्या, कल को उसकी खुशियों में दुख में उसके साथ कौन शामिल होगा, उसके पास कौन होगा। तब वो दूसरे बुजुर्ग बोलते हैं वाह मेरे दोस्त, खुद का परिवार और दूसरों का कुछ नहीं, तो अपने बच्चों को परिवार का महत्व सिखाइए। घर के बड़े घर के छोटे सभी अपनों के लिए ना बहुत जरूरी होते हैं। ये बात हर बच्चे के दिमाग में, हर खास करके लड़कियों के दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि उनको 2 परिवारों को निभाना होता है, वरना इंसान खुशियों का और गम का ना महत्व ही भूल जाएगा और जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाएगी।
तो पहले वाले जो बुजुर्ग थे जिन्होंने इतनी माने क्या बोलिएगा अपरिपक्व अव्यवहारिक प्रस्ताव रखा था अपनी पोती की शादी के लिए, तो बहुत उनको शर्मिंदगी होती है, और इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो आंख उठाकर देख भी नहीं पाते, कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि परिवार है तो जीवन में हर खुशी है, खुशी लगती है। अगर परिवार नहीं है तो किससे आप अपनी खुशियां और गम बांटिएगा। और परिवार है, 4 लोग हैं, तो वहां पर बोलते हैं ना कि अगर बर्तन है तो खड़केंगे, आवाज तो होगी। लेकिन आप परिवार के बगैर ऐसा कभी ना सोचें कि एकदम छोटा सा परिवार हो या हो ही ना, माँ बाप नहीं हो, भाई बहन नहीं हो, ऐसे घर में लड़की जाएगी, सिर्फ पति और वो जिंदगी नहीं है। ऐसे संस्कार हमें नहीं देना है अपनी लड़कियों को और लड़कों को भी। सही बात कह रही शादी जो है वो 2 परिवारों की होती है, सिर्फ 2 इंसानों की नहीं होती, 2 परिवारों की। राइट। ये थी मेरी आज की ये कहानी तो मैं क्या ही कहूंगी, ऐसा सोच एक्चुअली पनप रहा है हमारी सोसाइटी में, इसलिए मुझे कहीं ये मिल गया था लिखा हुआ, तो मैं ले आई आप लोगों के लिए। अब आप लोग स्वयं विचार कीजिए। एक मिनट, आप सब प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं एक एक करके सबका नाम लूंगी जिसको बात करनी है। मैं, हाँ जी, बिंदु सिंह नालंदा मैम, हाँ जी, आपने हैंड रेस किया है। जिसको कुछ कहना है आप प्लीज हैंड रेस करके रखिए, मैं एक एक करके सबका नाम लूंगी। हाँ जी, बिंदु मैम प्लीज मुझे कहिए। 2 कहनी है। एक तो कहानी पहली है कि कहानी तो बहुत अच्छी है, और ये कहानी क्या, ये एक मायने में आज की हकीकत बनती जा रही है। सही कह रही हूँ। ये कहने के लिए इसको हम कहानी कह रहे हैं, लेकिन ये आज की डिमांड धीरे धीरे होती जा रही है। लड़कियां लड़के बोले या ना बोले, उनके मन में यही रहता है कि हम अकेले रहें, परिवार हो तो भी हमसे दूर हो, हमें उनका टेंशन ना हो। आज यही समय है। और मुझे ये कहना था कि जब हम कहानी सुन रहे हैं, उसके बीच में भी हमारे मन में कभी कुछ भाव आते हैं, उन भाव को ये इमोजी के थ्रू जताया नहीं जा सकता है, वो भाव को लिखना चाहते हैं। तो आप जब ये कहानी के लिए देते हैं तो नीचे कॉल मैसेज में जो ऐसा लिखने का होता है चैट में, वो प्लीज ऑन रखने की कोशिश कीजिए, ताकि हम अपनी बातों को उस वक्त भी प्रेजेंट कर सकें। सॉरी मैम, ये गलती से ऑफ हो गया होगा। हाँ, अच्छा। जनरली ये ऑन रहता है मैम, मैंने ऑन कर दिया है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच और मैम, आपको कर दिया आपने, वरना जनरली ये ऑन ही रहता है। ये जी, गलती से thank हो you, गया होगा, कभी कभार हो जाता है ना सिस्टम में आगे पीछे। जी मैम, प्लीज लिखिए, आपको जो कुछ लिखना है, हम सब कुछ पढ़ते हैं इनफैक्ट। जी। और दूसरी बात है कि अभी मैं देखी यहाँ पर ये जो चीज आपने शुरू की है, ये 1 साल लगता है हो गया है चालू करके। बहुत अच्छी चीज है, कम से कम हम जैसे बुजुर्गों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोग हर हाथ उठाने वाले को पूरा मौका देते हैं अपनी बात रखने का, ये बहुत अच्छी बात है। मैम एक्चुअली अगर आप बात नहीं रखते हैं तो हम भी नहीं समझ पाते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म शुरू ही किया गया था बड़े बुजुर्गों के लिए। और सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं, जो रिटायर्ड है, जो 40+ है, हमारे खुद के पेरेंट्स की एज में जो है, हमने उनके लिए ही शुरू किया था कि भाई आगे जाकर अगर हम ये सब आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई कम्युनिटी नहीं होगी। और आप तो जानती है समाज का मतलब तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, पर आज भी हमारे जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, डिजिटली ही सही, पर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं ये चीज करने के लिए। जी, और आप सब यंगस्टर्स ही ये काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी की बात है ये। मैम एक्चुअली हमारे जनवाइज फैमिली में कोई भी 40+ नहीं है, सब बिलो 40 है, तो सब अपने पेरेंट्स के लिए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ही करते हैं। और हम सबकी फैमिली जिस प्लेटफॉर्म पे है, तो हम उनको मायने में रख के करते हैं कि इसको तो ढंग से चलाना है, कम से कम घर में तो वो बात होगी कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। आप तो ऐसे और इंसाइट्स हो तो जरूर बताइएगा, लिखिएगा, हम सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, उस हिसाब से ही आगे चलते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, कुलविंदर कौर मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, ये कहानी सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों की शादी की है। हमने भी ऐसे ही की थी कि परिवार होना चाहिए पीछे, ये नहीं कि भी सास नहीं है, फादर नहीं है। क्यों, घर में अगर कोई ना हो ना, तो बुजुर्ग नहीं होंगे तो क्या बताएंगे आगे लड़की को।
अगली फैमिली में एडजस्ट होने के लिए घर में बुजुर्ग तो बहुत जरूरी होते हैं मैडम, क्योंकि वो एडजस्ट करते हैं बच्चे को, कैसे बच्चे ने आगे चलना है, क्या करना है, बड़े ही सिखाते हैं मैडम। ये तो सोच है आजकल लोगों की कि भी अकेला लड़का हो, उसकी माँ बाप ना हो, तो माँ बाप नहीं होंगे तो कौन सिखाएगा आगे उनको, आगे का जीवन जीने के लिए कोई नहीं बता सकता। दूसरा दूसरा क्या बताएगा, गलत रास्ता ही दिखाएगा, कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा, माँ बाप ही दिखाते हैं। अब मेरी तीनों बेटियां बेटियां मैडम, मैंने कभी नहीं सोचा, अब दोनों बेटियों की शादी कर दी है, अपने अपने घर में खुश है, जैसे भी रहती है। माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लड़कियों के घर में बिल्कुल भी। उनके फादर हैं, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, अपने आप एडजस्ट करेंगे उनको, तभी लड़कियां अपने घर में सेट रहती हैं। जिस घरों में माँ बाप ये लग जाए ना मैडम इंटरफेयर करने, वो लड़कियां फिर नहीं बसती, बहुत गलती हो जाती है उनसे। और इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्ग है ना घर के बोर्ड होते हैं, बड़े बैठे हो ना बहुत अच्छा होता है। घर का दरवाजा पंजाबी में कहते हैं हमारे के घर दा बूहा खुला है जे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े आशीर्वाद हमेशा होना चाहिए। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, हाँ जी, हमारे पंजाबी में यही कहते हैं, कहते घर दा बूहा खुला है जे बड़े बैठे हैगे हैं। हाँ। ते उन्हां दा आशीर्वाद बहुत जरूरी हुंदा मैडम, उन्हां तो बगैर बच्चे नहीं कुछ सीख सकते। अगली जनरेशन नूं पता ही कुछ नहीं है, न्यू जनरेशन नूं बड़े ही सिखाते हैं। बहुत अच्छी कहानी थी मैडम, बहुत अच्छा सुनाया आपने। आजकल वैसे सोच यही बनती जा रही है बच्चों की भी बड़ों की भी, कि भी अकेली अकेली फैमिली हो बस, पर भरा पूरा परिवार होना तो बहुत अच्छा लगता है। आज के जमाने में आपके जैसे लोग हैं तो फिर क्यों नहीं होगा मैम, आप ऐसे सिखाते रहिए। नहीं थैंक यू मैडम, नहीं बहुत अच्छा लगता है ये कहानियां मैडम की, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, अंदर से भी उत्साह होता है कि भी हाँ हम भी कुछ अपने व्यू रखे मैडम के लिए। वेरी नाइस मैडम, थैंक यू। आई एम सॉरी मैम, मौसम कुछ कह रही थी, आपकी आवाज मेरे को आई नहीं उस टाइम। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि मुझे हमेशा यही लगता है, हमारा दौर भी वही था। अब तो मतलब अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय पेरेंट्स वेरी यंग एज, और उसके बाद अब मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी नहीं रहे, तो सर के ऊपर ना बहुत खाली खाली लगता है। वो लोग थे तो जैसे मैं भी वर्किंग रही हूँ, तो पीछे से जैसे मेरे बच्चों को बहुत सारा कुछ उनका मतलब ऐसा लगता था कि हाँ साया है सर पे, अब है ना बहुत सूना लगता है। तो आधी जिंदगी वैसे भी हम लोगों को पेरेंट्स के बगैर ही गुजारनी होती है। एक दौर आता है, उसके बाद हम चाह कर भी हमारे ऊपर वो बरगद का साया नहीं होता है, तो जितने दिन वो छांव मिल जाए ना, हम सौभाग्यशाली होते हैं। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत फील होती है, वही मैं इसलिए भी मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा था। सही बात कह रहे हो मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हो मैडम। मैंने खुद मेरी मैरिज हुई थी, मेरी मदर इन लॉ चली गई, मेरे को इतना बर्डन आ गया था ना कि मैं कैसे घर को संभालूंगी, बहुत मुश्किल हो जाती है मैडम घर में बुजुर्ग ना हो तो। हाँ, बड़ों का सहारा बहुत होता है मैडम। बहुत थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच कुलविंदर मैम। मौसमी मैम आपके लिए कुछ कमेंट्स आए हैं, आप प्लीज पढ़िए, तब तक मैं और फीडबैक्स लेती हूँ। हाँ जी, राजन चोपड़ा सर। पढ़ना है कमेंट्स मैम आपका आप फोन से है ना मैम? जी जी हाँ जी मैम, वो जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको रेड बटन के जस्ट साइड में, आप उस पर प्लीज टैप कीजिए, उस पे इन कॉल मैसेज आएगा, इन कॉल मैसेज पे आप टैप कीजिए। इन कॉल मैसेजेस, हाँ आ गए। हाँ जी, तो ये ऊपर से जितने भी मैसेजेस हैं ये आपके लिए, आप तब तक पढ़िए, तब तक मैं और फीडबैक्स लेती हूँ। ठीक। हाँ जी, राजन चोपड़ा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज माइक अनम्यूट हाँ जी, कीजिए। हाँ जी सिस्टर। हाँ सर, आप सिर्फ आप माइक अनम्यूट कीजिए, बाकी सबका मैंने म्यूट किया है माइक। जी जी, कहानी तो वाकई बहुत अच्छी थी, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कहानियां तो अच्छी हैं ही, जितने साथ जुड़े हुए हैं सभी, इन सब के फीडबैक भी बहुत बहुत सुंदर होते हैं। और
तो मेरी तरफ से सभी जनवाइज मेंबर्स को और जो साथ जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत थैंक्स और सबको लव यू। थैंक यू सो मच सर, आपकी ये फीडबैक सुन के हम सबको आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल मेरी तरफ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कमलेश रानी मैम की तरफ। कमलेश रानी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार मैम आप सबको। जनवाइस की कहानियां तो हम वेट करके रखते हैं, अभी कब हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाए। थैंक यू मोस मैम, आप बहुत प्यारी आवाज में बहुत अच्छी तरह से हमें कहानियां सुनाती हैं और हमें वेट होती है कि कब वो टाइम आए जब हम फ्री होके बैठे। तो मैं आपको रियलिटी इस बात में एक कहानी रियली बता रही हूँ। मैं मोहाली से हूँ, चंडीगढ़ से। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में ही भाई साहब हैं, तो उनकी बेटा बेटी हैं दोनों। आपने तो वैसे कहानी सुनाई ना, ये रियलिटी बिल्कुल ट्रू कहानी सुना रही हूँ आपको। तो वो हमारे साथ वाले जो हैं वो मैट्रिमोनियल का काम करते हैं, शादियां वादियां करवाती हैं मैडम। तो वो उनके पास आए, सडनली मैं वहां बैठी थी। तो वो बोलते हैं, कहते हैं आपकी रिक्वायर्ड क्या है? कहते हैं डिमांड कुछ नहीं, मैं वहां शादी करना चाहता हूँ अपनी लड़की की। दोनों की वो फोटोग्राफ वगैरह लेके आए, सब कुछ बायोडाटा वगैरह सब कुछ लेके आए। तो बोलते हैं कि मुझे लड़की उस जगह शादी करनी है जहां वो उस घर की बहू बनेगी, ठीक है, और परिवार अच्छा हो, चलो जो कुछ भी है, मैं वहां बेटी देना ना, सॉरी, बेटी को मैं अपने घर में रखने के लिए जवाई चाहता हूँ अपना। जो शादी करके लड़का आएगा वो मेरे घर में रहेगा, और जो मेरा बेटा किसी घर में शादी होगी वो उन्हीं के घर में रहेगा, उनका जवाई बनके। हम तो मतलब दिमाग बनना आ गया, अभी ये क्या बोल रहे हैं। वो भी कहती भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा परिवार कहाँ से लाऊंगी मैं। कहते मुझे नहीं पता, जितना पैसा आपने लेना है शादी करवाने के लिए उतना बेशक ले लो, लेकिन शर्त यही है कि मेरा जवाई मेरे घर में रहेगा और मेरा बेटा उनके घर में ही रहेगा। वो कैसे? कि देखो बेटी जो है वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती है। अगर मेरी बेटी मेरे घर में रहेगी, मेरा काम अच्छा है, बिजनेस करता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पैसा धन दौलत सब कुछ है, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लड़का जो है वो वहीं रहे। क्यों? बहू रानी अपने माँ बाप को प्यार करेगी, किचकिच खत्म। मैं अपने जवाई से प्यार करूंगा, वो मेरे पास रहेगा। ये आपको मैं सच्ची कहानी सुना रही हूँ बिल्कुल इसमें। और हम लोग हैरान हो गए, आज तक वैसे मिला नहीं ऐसा परिवार कोई भी हमें जो ऐसा करे। बट मतलब उनकी डिमांड ये थी, कहानी की कहानी हमारे लिए हो गई, लेकिन सच्चाई थी कि मुझे बहू। नहीं, ये मतलब सोच जो है अनप्रैक्टिकल जरूर है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ना कि इतने कलह होते, गृह कलह जो होते हैं, इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि भाई वो बच्ची अपना घर छोड़ के आएगी तो उसको दुख होगा, मेरी बच्ची जाएगी तो मुझे, मेरी बेटी जाएगी मुझे दुख चलो होगा। झगड़ा ही खत्म, वो मेरी सेवा, मेरा बेटा मतलब सेवा ही करवानी है ना, बहू से, चाहे बहू से सेवा करवा लो, बहू तो करेगी ऐसा नहीं। होना संभव नहीं है समाज व्यवस्था में। संभव तो नहीं, अन्य वैसे अभी तक हुआ नहीं उसने बहुत कोशिश की है, कह रही भाई मैडम ये नहीं हो सकता, उनकी डिमांड ही ऐसी है। हमने कहा लगे रहो, ट्राई अगेन, अगर शायद बाई द वे कोई ऐसा बंदा मिल ही जाए। थैंक यू मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्चुअली क्या है ना, बराबर से बैलेंस करके अगर जिंदगी को चलाया जाए कि लड़के भी ये सोचें कि मुझे भी एक सेट माँ बाप मिले हैं जिनका मुझे, जैसे मेरा बेटा नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं, तो अगर मेरी एक की तो शादी हो गई है और एक की होनी अभी बाकी है, तो सच पूछिए तो मैं आज के डेट में लोनली हूँ, किसी वजह से मैं लोनली हूँ। तो अगर मेरा दामाद भी ऐसा सोच लेता कि नहीं उसकी एक सेट और पेरेंट्स हैं, तो शायद मैं लोनली नहीं होती। तो ये सिर्फ लड़कियों को दोष देने से या लड़की वालों को दोष देने से नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं हम लड़कों की परवरिश भी, माने उनमें ये संस्कार डालना भूल जाते हैं। संस्कार ऐसे डालते हैं कि वो हमारे पास ही माँ बाप है, तो वो जो लड़की है ना उसके माँ बाप भी माँ बाप हैं, और उनकी भी उम्र हो रही है, उनको भी अकेलापन सताता है, एक उम्र के बाद उनको भी सहारे की जरूरत है। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक मेंटल परिवार तो नहीं मिलेगा के लिए भी तो कोई चाहिए होता है। सही बात है। मैं अपनी बात सुनाती हूँ, मैं यहाँ कोठी में अकेली हूँ, मेरा बेटा बॉम्बे कोटक महिंद्रा में
उसकी ट्रांसफर होगी, बॉम्बे चला गया। उसने घर बड़े प्यार से बनाया। हम लोग भी पंजाब से वहां अपने घर से अपना घर छोड़ के यहाँ आ गए। चल बेटा कोई बात नहीं, हमारे घर में मेरे परिवार के और लोग हैं, मेरे देवर जेठ सब लोग हैं, वो घर संभालेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड बीएसएफ में थे, सारी उम्र बेचारे बाहर ही बॉर्डर्स पे ही रह के आए हैं। तो वो कहते हैं ना कि ये भाग्य का लिखा हुआ कि अकेलापन था, तो आज भी अकेले ही हैं। बॉर्डर्स पे थे, बेशक हमें मिलता था रह, एकोमोडेशन अच्छी मिलती थी, बट पति देव नहीं मिलते थे जैसे ही। तो अभी भी ऐसा ही है। अब जिसने घर बनाया बेटे ने, वो तो बॉम्बे शिफ्ट हो गया। ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास, वहां की आपको पता ही है, सर्विस एंड में सब लोग बिजी लाइफ है। और बड़ा बेटा है वो भी पंजाब में अपने घर में रहता है, वो टीचर है, उसकी मिसेज भी टीचर है। मतलब दोनों घरों में अगर मैं जाऊं तो आई एम अलोन। तो उससे अच्छा मैं अपने बेटे के घर में क्यों ना रहूं, मेरे पति तो भगवान के घर चले गए। तो वो आता सब बोलते कि आप अकेले कैसे रहते हो। मैं क्या, मैं पहले भी अकेली ही रहती थी, बच्चे हॉस्टल में स्टडी किया, सीए है, बड़ा वाला छोटा एमसीए किया, मतलब कहाँ हॉस्टलों में रहे, तब भी अलोन थे, अब भी अलोन है, लेकिन मस्त है। नहीं देखिए, वो अलोननेस अलग होती है। दूर रहकर भी बोलते हैं ना, दूर रहकर भी तुम्ही पे रहती है अपनी नजर, बाहों में हम थाम लेंगे जब भी ठोकर खाओगी। तो ये एहसास दूर रहकर भी अगर कोई आपको दिलाता रहे कि आप जब ठोकर खाओगे ना, तो आपको गिरने से हम थाम लेंगे, हम बचा लेंगे, ये एहसास बहुत होता है बुजुर्गों के लिए। हमारी उम्र में आकर ये एहसास, दूर तो रहेंगे ही बच्चे, बच्चे पढ़ने के लिए दूर रहेंगे, बच्चे नौकरी के लिए दूर रहेंगे, बच्चे सिर्फ शादी करके दूर नहीं होते, आजकल बच्चे करियर के लिए भी दूर होते हैं। वो एक अलग मतलब सिनेरियो होता है। मैं उनके पास जाऊं तब भी तो अकेली, वो लोग सर्विस एंड है, उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब भी मैं अकेली घर में बैठी रहती हूँ। उससे अच्छा मतलब ये घर तो हमने संभाला हुआ है ना, मेरे बेटे का ही है, तो क्या करें फिर, जो इस तकदीर में लिखा के आए वही मिलना है। हर बच्चे से मुझे आज के बच्चों से बस इतनी ही गुजारिश है कि कम से कम वो एक समय बांध ले। वो बहुत बिजी हैं, उनका करियर बहुत जरूरी है, उनको भी रोटी पानी के लिए शायद बहुत जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी माँ बाप हैं, वो आस लगाए बैठे रहते हैं। उनके लिए थोड़ा सा वक्त होना चाहिए। उनको सिर्फ एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक ये एहसास दिला दीजिए कि हम हैं आपके लिए। हाँ, नहीं है हम लोग, बस इतना एहसास काफी होता है जिंदा रहने के लिए। मेरे लिए पेंशन है ना मैम, पर लेकिन मैं निकलवाती नहीं, मेरे बच्चों के लिए है। वो भी बच्चे आते हैं, दोनों बच्चे आते हैं, कुछ ना कुछ देके चले जाते हैं, सफिशिएंट मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। 5-7 हजार मैंने क्या करना है। वो जो पेंशन है ना, मैं मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रही, मैं भावनात्मक सहारे की बात कर रही हूँ। हम उनसे जुड़े हुए हैं, आते हैं, मिलते हैं। चलो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा टाइम दिया आपसे। आप सुनाइए अपनी अच्छी स्टोरी। एक सेकंड बस, एक लास्ट फीडबैक रहता है। हाँ जी, खेमलाल सोनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं इस कहानी का जो रियलिटी है वो हमारे ही घर में है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, सिर्फ छोटा सा। मेरी बहू जो है छोटी वाली, वो लव मैरिज की है। अब शादी से पहले उसको कितना मना की कि बेटा कुछ कमाता नहीं है, तो तुम क्या देख के कर रही हो, शादी मत करो। तो मैं सब एडजस्ट कर लूंगी। मम्मी बोली मेरे को मतलब बहुत पसंद है आप लोग, ऐसा वैसा है। शादी हुआ है, सिर्फ 1 महीना हमारे साथ रही है वो, सिर्फ 1 महीना। फिर वो मैके जैसे गई वैसे ही, पता नहीं वो क्या उसको कान भर दिए वो लोग। आज एक छोटी सी बच्ची है, वो हम लोग के पास नहीं रहती, अपने मैके में रहती है, और कहती है कि अब तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है और मैं मतलब फैमिली में नहीं रहूंगी, अकेले रहना चाहती करके। और बेटा जाता नहीं, मतलब ऐसे जाता है, लेकिन वो हम लोग को छोड़ के जाना नहीं चाहता। बस बहुत दुख, मतलब सच में आज अब कैसा जनरेशन आ रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। बच्चे क्यों नहीं रहना चाहते हैं फैमिली के साथ में। तो थैंक यू मैम, बस इतना ही बोलूंगी। बहुत दुखद है। यस मैम, मौसमी मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, कहिए। हाँ, पार्डन, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह रही हूँ मैम, मौसमी मैम जो बात कह रही थी, आप प्लीज अपनी बात रखिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, बस मैं यही कह रही थी कि बहुत समय ऐसा होता है जब हमारी उम्र छोटी होती है,
तो हम भावनात्मक रूप से उतने परिपक्व नहीं होते। अभी जो उन्होंने कहा कि बच्ची ने शादी के वक्त तो कहा था कि मैं हर चीज के साथ एडजस्ट कर लूंगी, तो वो एक क्या बोलिएगा, जब इंसान प्यार में होता है तो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और प्यार थोड़ा सा अंधा भी होता है। तो वो उम्र का नाजुक पड़ाव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ उनमें परिपक्वता आएगी और वो अपने परिवार का महत्व समझेंगी। थोड़ा सा उनको वक्त दीजिए, वो जरूर वापस आएंगी, अपने रिश्ते को अहमियत देंगी। उनको हम समझा सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा। हाँ हाँ, बस इंतजार ही कर रहे हैं। वो सब ठीक हो जाएगा, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके परिवार, आप लड़की से भी ज्यादा मुझे लगता है उनके पेरेंट्स से बात अगर करें, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बुजुर्गों की बात को समझते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है। तो फिर वो अपनी बच्ची को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जिंदगी में सब कुछ। उसकी मम्मी ही सपोर्ट कर रही है ना मैम, वो बोलती कि मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को करके, और वो अलग रहना चाहती है तो अलग ही रहेगी। आएगा, जरूर आएगा। आप लोग बातचीत, संवाद जारी रखिए। बातचीत कहीं पे, बातचीत का जो ये जो संवाद होता है ना, वो दो परिवारों के बीच में सेतु का काम करता है, ब्रिज होता है। कम्युनिकेशन कहीं पर टूटना नहीं चाहिए। आप बातें जारी रखिए, उसका सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। हाँ, बस इंतजार ही कर रहे हैं। आजकल हमारे यहाँ पे बहुत फैसिलिटी हो गई है कि मैरिज काउंसलर्स भी होते हैं, तो हम उनकी मदद भी ले सकते हैं ऐसे केसेस में। कि वो, क्योंकि मैं, देखिए, मैं यहाँ पर शायद उतने अच्छे से आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन जहाँ पर लड़का लड़की जो दोनों रिश्ते में बंधे हुए हैं, वो दो लोग जाकर के जब अपनी अपनी सोच को रखेंगे मैरिज काउंसलर के सामने, तो वो इस विषय में विशारद हैं, तो वो बहुत अच्छे से इसका कोई हल जरूर निकाल पाएंगे। ओके मैम, बात करूंगी बेटे से। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच किमलान मैम, आपने इतना शेयर किया। मौसमी मैम, आपकी कहानी अभी भी है या फिर हम आगे कंटिन्यू करें? हेलो हेलो मौसमी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आई। यस मैम, मैं पूछ रही हूँ, आपकी ये लास्ट स्टोरी थी या फिर लास्ट स्टोरी अभी रहती है? नहीं, ये लास्ट स्टोरी थी। ओके मैम, ओके, ठीक है। तो हम बाकी फीडबैक लेने से पहले आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए, और थैंक यू सो मच, आपने इतने वैल्यूबल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।